नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज मैं बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर में आपको एंथोनी गिडेंस के संरचनाकरण के सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ। संरचनाकरण एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत है जो संरचना तथा एजेंसी में से किसी को प्राथमिकता नहीं देता, बल्कि इन दोनों की व्याख्या पारस्परिक निर्भरता के आधार पर करता है। साथ ही ये सिद्धांत सामाजिक तत्वों की विवेचना में लघु या वृहद उपागम में से किसी एक के आधार पर कोई विश्लेषण करना सही नहीं मानता। एंथोनी ने इस सिद्धांत की विवेचना अपनी पुस्तक समाज की रचना में प्रस्तुत की है और इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का उल्लेख उन्होंने अपनी एक अन्य पुस्तक सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थियोरी में भी किया है। समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में आज संरचनाकरण के इस सिद्धांत को व्यक्ति और समाज के संबंध को समझने के लिए एक प्रमुख आधार के रूप में देखा जाने लगा है। एंथोनी गिडेंस ने इस तथ्य पर बल दिया कि विभिन्न सामाजिक संरचनाओं का निर्माण कर्ताओं यानी एजेंसी के बिना संभव नहीं है, जबकि कर्ताओं के व्यवहारों को निर्देशित और व्यवस्थित करने में उन संरचनाओं की विशेष भूमिका होती है जिनमें बहुत से संस्थाओं, प्रतिमानों तथा संसाधनों का समावेश होता है। इस अर्थ में संरचनाकरण के सिद्धांत का मूल उद्देश्य संरचना तथा कर्ताओं के विभेद को दूर करना है। एंथोनी गिडेंस के विचारों से संबंधित कुछ प्रमुख आधार अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। एंथोनी ने व्यक्ति अथवा एजेंट के महत्व को स्पष्ट करने वाले सिद्धांतों तथा समाज या संरचना में से किसी एक की प्राथमिकता वाले सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन कर इन दोनों से संबंधित विचारों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये माना कि समाज विज्ञानों के अध्ययन का मूल आधार ना तो व्यक्तिगत कर्ताओं के अनुभव है और ना ही एक विशेष प्रकार की सामाजिक समग्रता है। वास्तव में इसका संबंध एक समय और स्थान के अनुसार व्यवस्थित होने वाले व्यवहार के कुछ विशेष तरीके हैं। एजेंसी तथा संरचना को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। इसका अर्थ है कि सभी सामाजिक क्रियाओं की एक संरचना होती है एवं सभी संरचनाओं में व्यक्तियों की बहुत सी पारस्परिक क्रियाओं का समावेश होता है। इस प्रकार एजेंसी और संरचना मानवीय क्रियाओं तथा व्यवहारों के रूप में एक दूसरे से गुथी हुई रहती हैं। इस दृष्टिकोण से संरचनाकरण वह दशा है जो एजेंसी तथा संरचना की सहभागी द्वैधता अथवा पारस्परिक आदान प्रदान की प्रकृति को स्पष्ट करती है। संरचनाकरण के विश्लेषण में मानवीय व्यवहारों का विशेष स्थान है, लेकिन इन व्यवहारों की पुनरावृत्ति भी होती रहती है। इसका अर्थ है कि मानव की सभी क्रियाएं केवल उसी के द्वारा निर्मित नहीं होती, बल्कि व्यक्तियों की विभिन्न अंत्य क्रियाओं के द्वारा कुछ ऐसी दशाएं भी निर्मित होती हैं जो मानवीय व्यवहारों को नया रूप देने लगती है। मानव व्यवहारों का बदला हुआ रूप ही मानवीय चेतना और एक विशेष संरचना का निर्माण करता है। एंथोनी ने मानवीय चेतना की प्रतिवर्ती प्रकृति को मानवीय अंत्य क्रियाओं की पुनरावृत्ति के एक प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया। इसके कारण को स्पष्ट करते हुए आपने लिखा कि मानवीय कर्ता केवल स्वयं के प्रति ही चेतन नहीं होते, बल्कि उनके द्वारा विभिन्न गतिविधियों द्वारा संरचना से संबंधित प्रचलित विशेषताओं को भी व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया जाता रहा है। इस तथ्य के द्वारा एंथोनी गिडेंस के विचारों के तार्किक आदान प्रदान की उस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना गया जिसके द्वारा कर्ता के व्यवहारों, विभिन्न संरचनाओं तथा मानवीय चेतना का निर्माण होता है। इस तरह एंथोनी ने एजेंसी तथा संरचना से संबंधित विषय को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया संबंधी तथा गतिशील तथ्य के रूप में स्पष्ट किया है। संरचनात्मक सिद्धांत के प्रमुख तत्व। संरचना तथा एजेंसी
के संबंध को स्पष्ट करने के लिए एंथोनी ने संरचनाकरण के सिद्धांत में जिन प्रमुख तत्वों का समावेश किया है, उन तत्वों के आधार पर हम इस सिद्धांत को सरलता से समझ सकते हैं। अब उन तत्वों के संबंध में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले एजेंट। एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण संबंधी विचार को एजेंट अथवा व्यक्तिक कर्ताओं की अवधारणा से आरंभ किया। कर्ता ही अपने विचारों और गतिविधियों को एक विशेष भौतिक और सामाजिक संदर्भ में संचालित करते हैं। स्वयं अपनी सुरक्षा की भावना के कारण कर्ता अपने चारों ओर की दशाओं का एक विशेष तरह से विवेकीकरण करते हैं। विवेकीकरण का अर्थ समझ लीजिए। विवेकीकरण का तात्पर्य कर्ताओं द्वारा अपने दैनिक जीवन को इस तरह व्यवस्थित करना होता है जिसमें उनमें सुरक्षा की भावना पैदा होने के साथ ही वे अपने सामाजिक जीवन के साथ एक अधिक उपयोगी तालमेल बैठा सके। कर्ताओं के सामने विभिन्न क्रियाएं करने के लिए अनेक आवश्यकताओं और इच्छाओं के रूप में प्रेरणाएं होती हैं, जो उनकी क्रियाओं की प्रकृति को ये प्रेरणाएं उनकी क्रियाओं की प्रकृति को प्रभावित करती हैं। एंथोनी का विचार है कि अधिकांश क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष प्रेरणा से प्रभावित नहीं होती हैं, बल्कि इस तरह की अनेक प्रेरणाएं अचेतन प्रकृति की होती हैं। अचेतन प्रकृति की जो प्रेरणाएं होती हैं वो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। इसके बाद भी मानवीय व्यवहारों के संचालन में प्रेरणाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर होती है। अभिव्यक्ति संबंधी व्यापारिक चेतना है ये। अभिव्यक्ति संबंधी जो है व्यापारिक नहीं, व्यवहारिक चेतना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। अभिव्यक्ति संबंधी चेतना का संबंध कर्ताओं की उस योग्यता से है जिसके द्वारा वे अपनी क्रियाओं को शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। व्यवहारिक चेतना का रूप उन क्रियाओं में स्पष्ट होता है जो कर्ताओं द्वारा इच्छित होती हैं, लेकिन जिन्हें वे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाते। एंथोनी के अनुसार संरचनाकरण के सिद्धांत के संदर्भ में व्यवहारिक चेतना ही अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसका संबंध कर्ताओं द्वारा कहे जाने वाले शब्दों से ना होकर उन वास्तविक क्रियाओं से होता है जिनमें कर्ता की अपनी रुचि होने के साथ ही वे कर्ताओं द्वारा इच्छित भी होती हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ, यहाँ ये व्यापारिक नहीं है, ये शब्द व्यवहारिक चेतना है। एजेंट से एजेंसी की ओर संक्रमण। व्यवहारिक चेतना के अंतर्गत कर्ताओं के द्वारा जो वास्तविक क्रियाएं की जाती हैं उनके आधार पर कर्ता को एक एजेंसी अथवा अभिकरण के रूप में बदल जाते हैं। जो कर्ता है वह एक एजेंसी अथवा अभिकरण के रूप में बदल जाते हैं। एजेंसी को परिभाषित करते हुए एंथोनी ने लिखा है, एजेंसी का संबंध उन घटनाओं से है जिसका कारण स्वयं व्यक्ति अथवा कर्ता होते हैं। जो स्वयं व्यक्ति अथवा कर्ता होते हैं। संरचनाकरण ये है कि जो कुछ घटित होता है वह तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें व्यक्तियों का सहभाग ना हो। इस संबंध में एंथोनी ने एजेंसी की प्रकृति को व्यक्तियों की इच्छित क्रियाओं से पृथक करके स्पष्ट किया। इसका कारण भी समझ लीजिए क्यों पृथक करके स्पष्ट किया है। कर्ताओं की इच्छित क्रियाओं के अक्सर अनिश्चित परिणाम भी हो सकते हैं। इन अनिश्चित परिणामों का संरचनाकरण के विचार में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्हीं के संदर्भ में वैयक्तिक कर्ता एक ऐसे अभिकरण या माध्यम का रूप ले लेता है जिसके आधार पर सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता बनी रहती है। क्रिया में शक्ति का समावेश। संरचनाकरण की विवेचना में एंथोनी गिडेंस ने एजेंसी शब्द का प्रयोग शक्ति के अर्थ में किया है। एजेंसी शब्द का प्रयोग शक्ति के अर्थ में किया है। ये शक्ति एजेंसी के रूप में कर्ताओं की क्रियाओं में निहित होती है।
और इस शक्ति का संबंध कर्ताओं द्वारा अपनी सामाजिक दशाओं में विभेद करने की योग्यता तथा परिस्थितियों को बदलने की क्षमता से है। गिडेंस ने यह माना है कि कर्ताओं पर कुछ नियंत्रण और दबाव भी होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्ताओं की अपनी कोई रुचियां अथवा विभिन्न दशाओं के बीच अंतर स्पष्ट करने की क्षमता नहीं होती है। संरचनात्मक तत्वों का निर्माण करते समय कर्ता कुछ ऐसी दशाएं निर्मित करते हैं जो उनकी शक्ति को स्पष्ट करती हैं। इस प्रकार एंथोनी ने संरचनाकरण के सिद्धांत में कर्ता तथा उसकी क्रियाओं से संबंधित शक्ति को मान्यता दी है। वह उस संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता से भिन्न है जिसके द्वारा व्यक्तिक कर्ताओं की जगह समाज की बाह्य संरचना को अधिक महत्व दिया जाता है। संरचना, व्यवस्था तथा संरचना की द्वैधता। इसके अंतर्गत मैं आपको 3 बिंदुओं द्वारा समझाने का प्रयास करूंगी। गिडेंस ने संरचनाकरण सिद्धांत का वास्तविक आधार उसके द्वारा प्रस्तुत संरचना, व्यवस्था तथा संरचना की द्वैधता संबंधी विचार है। इन्हीं विचारों के संबंध में एजेंसी के रूप में कर्ताओं, संरचना तथा व्यवस्था के पारस्परिक संबंधों यानी द्वैधता पारस्परिक संबंधों को समझा जा सकता है। सबसे पहले संरचना को परिभाषित करते हुए एंथोनी ने लिखा, संरचना कुछ विशेष नियमों तथा संस्थाओं का प्रतिमान है जो स्वयं कर्ताओं द्वारा अपने विभिन्न व्यवहारों के दौरान निर्मित और पुनः निर्मित होता रहता है एवं समय और स्थान के अनुसार विभिन्न रूपों में बना रहता है। ऐसा एंथोनी ने लिखा। इस अर्थ में गिडेंस ने दुर्खीम के इस विचार को स्वीकार नहीं किया कि विभिन्न संरचनाएं कर्ताओं से बाह्य होती हैं तथा उनका व्यक्तिक कर्ताओं की क्रियाओं पर एक बाध्यताकारी प्रभाव होता है, जैसा कि ये बाध्यताकारी प्रभाव इमाइल दुर्खीम मानते हैं। संरचना सामाजिक जीवन को एक विशेष रूप देने में महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन केवल इसी से सामाजिक जीवन के स्वरूप का निर्माण नहीं होता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न संरचनाओं का व्यक्तिक कर्ताओं के ज्ञान और व्यवहारों से अलग रहकर कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। सामाजिक व्यवस्था। संरचना की अवधारणा परंपरागत समाजशास्त्रीय विवेचना से संबंधित है। वह एंथोनी गिडेंस द्वारा प्रस्तुत सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा से काफ़ी समान है। सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए एंथोनी ने लिखा, सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवहारों की वह प्रणाली है जो व्यक्तिक कर्ताओं तथा समूहों के संबंधों से निर्मित और पुनः निर्मित होती है। उनकी इस परिभाषा के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की कोई संरचना नहीं होती, लेकिन इसमें संरचना संबंधी अनेक लक्षणों और गुणों का समावेश होता है। इसे सरल अर्थों में समझिए। विभिन्न संरचनाओं संबंधी अनेक गुणों या लक्षणों का समावेश होता है। इसका तात्पर्य है कि विभिन्न संरचनाओं को कुछ पुनः निर्मित व्यवहारों के रूप में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संरचनाएं सामाजिक व्यवस्थाओं में स्थापित होती हैं। गिडेंस ने स्पष्ट किया है कि जो नियम और संसाधन संरचना से संबंधित होते हैं वह वृहद स्तर पर सामाजिक व्यवस्था में लघु स्तर पर मानवीय चेतना से प्रतिबिंबित होते हैं। इस दृष्टिकोण से संरचना तथा व्यवस्था परस्पर आपस में संबंधित दशाएं हैं। संरचना की द्वैधता, ये वह प्रमुख तत्व है जिसके आधार पर गिडेंस ने संरचनाकरण की विवेचना की। वास्तव में संरचनाकरण इस विचार पर आधारित है कि एजेंट कर्ता तथा संरचनाएं विभिन्न घटनाओं के स्वतंत्र सेट नहीं हैं। सामान्य रूप से एक दूसरे से भिन्न दिखलाई देने के बाद भी वह एक
सहगामी अथवा परस्पर निर्भर द्वैधता, यानी दो चरों की संबंधता, द्वैधता परस्पर निर्भर को स्पष्ट करते हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं की संरचनात्मक विशेषताएं उन व्यवहारों का माध्यम और परिणाम दोनों होती हैं जो सामाजिक जीवन के दौरान कर्ताओं की क्रियाओं के रूप में उत्पन्न होती हैं। इस अर्थ में संरचना तथा एजेंसी के अस्तित्व को एक दूसरे से अलग नहीं समझा जा सकता है। संरचनाकरण के अपने इस सिद्धांत में गिनेस ने इस तथ्य पर बल दिया है कि विभिन्न मानवीय समाजों के बाहरी रूप पर अधिक ध्यान देने की जगह उन विभिन्न संस्थाओं को व्यवस्थित बनाना अधिक आवश्यक है जो सभी स्थानों और अविध के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। धन्यवाद।